शेख हसीना की फांसी बहाना, भारत है असल निशाना। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका का चक्रव्यूह कैसे टूटेगा? बांग्लादेश में एक बार फिर हालात विस्फोटक हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश भर में हिंसा, आगजनी और बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आग लगा दी है तो कहीं उनके विरोधियों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया है। दशकों तक राजनीति पर हावी रही हसीना के पतन ने देश को एक बार फिर गहरे राजनीतिक विभाजन, अस्थिरता और टकराव की ओर धकेल दिया है। ये वक्त भारत के लिए भी नाजुक है। क्या वो ढाका के दबाव में आकर हसीना के वापस लौटा सकता है या उसके पास दूसरे रास्ते भी हैं? बांग्लादेश में हालात गृह युद्ध जैसे हो गए हैं। क्या अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए मोहम्मद यूनुस इमरजेंसी की घोषणा कर देंगे या फिर यूनुस की कारगुजारियों से तंग आकर बांग्लादेश की जनता खुद ही उनका तख्ता पलटकर उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी? आइए सारी बातों को सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और यह वक्त हुआ है सारी दुनिया का। सवाल आपके लिए आज का यह है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे? ये सवाल इसलिए क्योंकि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना पिछले 15 महीनों से भारत में रह रही हैं और आज नहीं तो कल बांग्लादेश भारत से मांग रख सकता है कि शेख हसीना को वापस लौटा दे। तो भारत क्या करे? भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे या फिर कुछ और भी भारत के पास रास्ता है? समझेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति का वो नाम है जो लगभग 5 दशकों से सत्ता संघर्ष, सत्ता वापसी और दमन, हर साथ उनका नाम जुड़ा रहा। स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी होने के कारण वो बचपन से ही राजनीतिक विरासत से जुड़ी थी। 1975 में परिवार की हत्या के बाद से वो सैन्य शासन के खिलाफ लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरी। 1996 और फिर साल 2009 के बाद लगातार सत्ता में रहते हुए उन्होंने अर्थव्यवस्था को बदलने का दावा किया। पिछले साल ढाका की सड़कों पर शुरू हुए विद्रोह में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे पर जाकर यह पूरा विद्रोह थमा। हालात इतने बिगड़ गए कि हसीना को भारत में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। हालांकि मुश्किल टली नहीं। पूर्व पीएम के खिलाफ जांच चलती रही और अब इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल आईसीटी ने उन्हें मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल्स ने गैर हाजिरी में मौत की सजा सुनाई। यह फैसला पिछले साल हुए छात्र आंदोलन पर की गई कार्रवाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों और नागरिकों की मौत हुई थी। 1400 की आंकड़ों का यह हवाला दिया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार शेख हसीना को बताया जा रहा है। अदालत ने कहा कि हसीना ने बल प्रयोग के लिए सीधे आदेश दिए, जबकि बचाव पक्ष ने पूरे मामले में राजनीतिक साजिश करार दिया है और कहा है कि यह राजनीतिक साजिश है और उसीलिए यह सजा का ऐलान हुआ है। पहली बार बांग्लादेश में किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस स्तर की बड़ी सजा सुनाई गई है। पिछले 15 महीनों की बात करें तो भारत में शरण लेकर रह रही शेख हसीना का अपनी सजाए मौत के फैसले पर पहला रिएक्शन क्या आया? भारत ने शेख हसीना पर आए फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा? और अगर बांग्लादेश ने शेख हसीना को भारत को लौटाने के लिए प्रत्यर्पण की मांग की तब क्या होगा? ये आगे जानेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सोमवार को जैसे ही फैसला आया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नारायणगंज, राजशाही, चिटगांव और सिलहट जैसे शहरों में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। हसीना समर्थकों ने इसे न्यायिक हत्या करार देते हुए सड़कें जाम कर दी और सरकारी भवनों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर बसें, पुलिस चौकियों और मोटरसाइकिल को फूंक डाला। छात्रों ने सड़कों पर बुलडोजर उतार दिए। दुकानों में तोड़फोड़ हुई। सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस, रबर बुलेट्स और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फैसले के पूर्व नियोजित और राजनीतिक रूप से निर्देशित साजिश बताया है। नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा मोहम्मद यूनुस पर किया। ढाका यूनिवर्सिटी और कई जिलों में रैलियां निकाली गईं, जिसमें लोग हसीना की तस्वीरों और पार्टी के झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे थे। समर्थकों का दावा है कि यह अदालत नहीं बल्कि विपक्षी गठजोड़ और पश्चिमी ताकतें मिलकर हसीना को राजनीति से खत्म करना चाहती हैं। जहां हसीना समर्थक सड़कों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, वहीं विरोधी खेमे में इसके बिल्कुल उल्टा माहौल है। उन इलाकों में जहां आवामी लीग का विरोध ज्यादा रहा, लोगों ने मिठाइयां बांटी, पटाखे चलाए गए, लोकतंत्र की जीत के नारे लगाए गए।
कुछ जगहों पर लोग पोस्टर लेकर जुलूस निकाल रहे थे जिन पर लिखा था हत्यारी के अंत पर जनता की खुशी। कई असंतुष्ट नेता और छात्र संगठन भी इसे इंसाफ का दिन बता रहे हैं। फैसले के बाद शेख हसीना ने भारत में अपने निर्वासन ठिकाने से एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पक्षपातपूर्ण, राजनीति से प्रेरित और बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी निष्पक्ष अदालत में पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन जिस ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया है वो खुद ही प्रभावित और पक्षपाती है। संयुक्त राष्ट्र की फरवरी में जारी रिपोर्ट ने हसीना सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1400 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर छात्र और युवा थे। रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वालों में से ज्यादातर की मौत सुरक्षा बलों की गोलीबारी, रबर बुलेट्स और सीधी फायरिंग के कारण हुई। फिलहाल ये वक्त भारत के लिए भी नाजुक है। क्या वो ढाका के दबाव में आकर शेख हसीना को वापस लौटा सकता है, या उसके पास और भी दूसरे रास्ते हैं और भी विकल्प हैं? पिछले साल से ही हसीना की वापसी की मांग हो रही है। दिसंबर 2024 में राजनयिक नोट भेजते हुए ढाका ने कहा था कि सरकार लीगल प्रोसेस के लिए हसीना का प्रत्यर्पण चाहती है। अंतरिम सरकार का आरोप था कि हसीना की वजह से नरसंहार भी हुआ है। हालांकि भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच वहां से इंटरपोल से प्रत्यर्पण की बात कही गई है। बांग्लादेश यही चाहता है। अंतरिम सरकार का आरोप था कि हसीना की वजह से नरसंहार भी हुआ है। हालांकि भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच वहां से इंटरपोल से भी संपर्क किया गया, वो शेख हसीना को खोजकर ढाका पहुंचाने में मदद करें, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। लेकिन अब आर पार का वक्त आ चुका है। ढाका स्थित आईसीटी ने शेख हसीना पर लगे आरोपों के आधार पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। हसीना पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और अब ये आरोप दोष में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि वो दोषी ठहराई जा चुकी हैं। ऐसे में उन्हें बचाने का ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि भारत उनके अपराधों का समर्थन कर रहा है, उन्हें बचा रहा है। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है। जिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने सजा सुनाई है उस पर पहले भी राजनीतिक इरादों के लिए काम करने का आरोप लगता है। अब नई सरकार है तो यह भी हो सकता है कि सुनवाई और जांच प्रक्रिया उतनी फेयर ना रही हो या राजनीति से प्रभावित रही और इसीलिए इस तरह का फैसला सजाए मौत का सुनाया गया है। अब इस दलील को रखते हुए भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से साफ मुकर सकता है, इनकार कर सकता है। असल में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि ये गुंजाइश दे रही है कि भारत बाध्य हो शेख हसीना को सौंपने के। यह संधि साल 2013 में हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच, जब शेख हसीना ही प्रधानमंत्री थी। उसके मुताबिक नई दिल्ली को अगर लगे कि मांग के पीछे कोई गलत राजनीतिक मंशा है तो प्रत्यर्पण की गुजारिश को रिजेक्ट कर सकता है। हालांकि इसमें यह भी है कि गंभीर अपराधों के आरोपी को सौंपने से मना नहीं किया जा सकता, चूंकि हसीना के खिलाफ नरसंहार जैसे आरोप हैं जिन्हें ट्राइब्यूनल सच भी मान चुका है। ऐसे में ना सौंपने का रास्ता भी मुश्किल भरा हो सकता है भारत के लिए, खासकर ऐसे वक्त पर जबकि ढाका से हमारे रिश्ते पहले से ही तनाव भरे हैं। लेकिन इसका भी तोड़ भारत के पास है। प्रत्यर्पण संधि में एक नियम यह भी है कि अगर होस्ट नेशन को लगे कि आरोपी को अपने घर वापस लौटने पर किसी किस्म का खतरा हो सकता है या फिर उसके खिलाफ गलत एक्शन लिया जा सकता है, तब भी वो आरोपी को सौंपने से मना कर सकता है। और हां, एक रास्ता और भी है। संधि में एक अनुच्छेद है कि दोनों देशों में से कोई भी पार्टी संधि खत्म कर सकती है, लेकिन इससे डिप्लोमेटिक रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे अगर भारत ने ऐसा किया। वैसे भी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें वक्त लग सकता है। ऐन सजा के वक्त ऐसा करना संभव नहीं है। कुल मिलाकर भारत फिलहाल राजनीतिक द्वेष को ही हथियार बनाते हुए शेख हसीना को सुरक्षित रख सकता है। वैसे हसीना भारत के लिए दशकों तक एक भरोसेमंद साझेदार रही हैं। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट की स्थिरता में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भारत अचानक उन्हें ऐसे माहौल में वापस भेजकर पुराना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहेगा। एक बार फिर से आपसे गुजारिश, कमेंट करके जरूर बताइए क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।